हेलो एवरीवन, वेलकम टू नानिशा अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जैक डेली स्पोर्ट राउंड का जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी ये प्रोसेस है आपका 29 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक ये चलने वाला है। और इसमें जितने भी बच्चों ने 29 को भी पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि 29 ऑलरेडी निकल चुका है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसी चीजें जिनको आपको याद रखना चाहिए। और यहाँ पे आप लोगों के लिए वो थोड़ा एक बेटर वे में जा रही होंगी, क्योंकि यदि आप पूरा प्रॉपर गाइडेंस के साथ जाते हो तो देन आपका काम इजी हो जाता है। अदरवाइज क्या है, वहां जाकर के आप परेशान होंगे, फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे और चीजें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, किस तरीके से वहां पे मैनेजमेंट रहेगा, और वो सारी चीजें आपको पता चल रही होंगी। जो भी बच्चे जाने वाले हैं उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट ये वीडियो देने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी कौन कौन सी कैटेगरी है जिनको अभी जाना रहेगा। ठीक है, जिनका हो चुका है उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोगों ने प्रॉपर रेडी कर लिए होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, जिन बच्चों को भी आज जाना है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ ही जाएंगे अपना। अब इधर जिन बच्चों का कल के दिन हुआ था 29 को, उधर सिंगल गर्ल चाइल्ड का ऑलरेडी हो चुका है 29 को ही। SC ST चाहे आउटसाइड दिल्ली हो या दिल्ली रीजन से हो, सभी का कल निपट चुका है। देन OBC वाले बच्चों का भी हो चुका है, और इधर EWS वाले बच्चों का भी देर रात तक ये काम पूरा हो चुका है। अब आप लोगों का जो भी बारी है अब है, इधर देख सकते हो जो भी कैटेगरीज का आज होने वाला है वो इधर नोट डाउन कर लीजिए। जिन बच्चों का आज होगा OBC कैटेगरी, जितने भी दिल्ली रीजन वाले बच्चे हैं, 30 जुलाई आप लोगों के लिए टाइमिंग दिया हुआ है 8 से 9 AM। देन उसके बाद EWS कैटेगरी के जितने भी दिल्ली रीजन वाले बच्चे हैं उनका टाइमिंग आप देख सकते हो, अगेन 30 जुलाई टाइमिंग आपका 11 to 12। देन उसके बाद आज, ठीक है, आज इन दो ही कैटेगरीज का आप लोगों का होने वाला है। अब आप लोगों को जो चीजें याद रखनी है वो मैं बता देता हूँ। पहली बात तो जो भी ये टाइम टेबल लिखा हुआ है आप इसको बिल्कुल ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करोगे। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग वाले टाइम को फॉलो करोगे, जो कि आपका वहां पहुंचने का टाइम है, वो आप बिल्कुल जरूर टाइम से चले जाना। अदरवाइज आपका जो भी अटेंडेंस वगैरह उधर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम आ रहा होगा। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि इन्होंने बोल दिया कि अलॉटमेंट आपका 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा या इधर 12:30 से आपका अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि अभी जो कल के दिन जितने भी बच्चों का स्पोर्ट राउंड हुआ है उनका देर रात तक, यानी कि लगभग 2 बजे से तो OBC वाले बच्चों का स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सुबह 2 बजे से OBC वाले बच्चों का स्टार्ट हुआ है, जबकि उनका टाइमिंग मैं आपको दिखा दूं कि OBC वाले बच्चे जितने भी अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनका टाइमिंग क्या था। आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों का वो था 11:30 से 12:30। ठीक है, 11:30 से 12:30 टाइमिंग था। आप 12:30 तो छोड़िए, इनका रात के 2 बजे से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, शाम तक प्रोसेस चलता रहा, बाकी कैटेगरीज का होता रहा। SC ST इधर सिंगल गर्ल चाइल्ड का शाम तक हो गया था ऑलमोस्ट, लेकिन SC ST वाले बच्चों का काफी लेट तक चला। देन उसके बाद OBC, ठीक है, सॉरी मैंने जो EWS वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, EWS वाले बच्चों का यहाँ पे आप लोगों को रात के 2 बजे के समथिंग स्टार्ट होता हुआ दिखा था। और लगभग ये जो OBC वाले बच्चे हैं, इनका भी काफी मतलब देर रात तक ही एंड हुआ था। और फिर फर्दर इनको जो भी है एक टाइम पीरियड में, यानी कि लगभग 8, 8:30 से 9, 10 बजे तक का एक ब्रेक भी दिया जाता है, और उसमें आप लोगों को जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको किधर जाना है, क्या खाना पीना जो भी करना है कर सकते हो। देन कंटिन्यू फिर वो रात को इधर देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो शेड्यूल आपको दे दिया है एज इट इज इसी को फॉलो करके ही सारा काम होगा। हाँ, स्टार्टिंग वाला टाइम जरूर से फॉलो हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम जाएंगे, सपोज करो आज 30 को जो बच्चे जाने वाले हैं, तो उनके लिए जो भी टाइमिंग है वो 8 से 9 AM है। ठीक है, तो अब 8 से 9 AM होने का मतलब ये है कि आप लोगों को जो भी ये बच्चे स्टार्टिंग में जा रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो पहले से कुछ काम कर रहे होंगे। तो हो सकता है कि 8 की बजे आप लोगों को वो 9 AM से एंट्री दिला दें और जो आपकी अटेंडेंस है वो हो जाए। लेकिन आप 8 पर ही पहुंच जाना, क्योंकि आप स्टार्टिंग टाइम में रिस्क बिल्कुल मत लेना। लेकिन जो आपका सीट अलॉटमेंट है वो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 10 बजे से आपको देखने को मिल जाए। हो सकता है कि इसमें आपको 11, 12 कितना भी बच सकता है। देन उसके बाद जो बच्चे EWS वाले जाने वाले हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनको होगा, क्योंकि OBC वाले बच्चों का 8, 9 की बजे से 10 से स्टार्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 11, 12, 1 बजे तक इनका हो रहा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इनका कंटिन्यूअसली चल रहा होगा तो ये 1 बाय 1 होता है, क्योंकि पहले एक बच्चे को टारगेट करेंगे, जिसका रैंक सबसे अच्छा रैंक होगा वो सबसे पहले बुला लिया जाएगा। देन उसको जो भी सीट अवेलेबल होंगी उनमें से उसे चॉइस रहेगा कि जो भी सीट वो चाहिए, ठीक है, जो भी सीट उसको पसंद है वो ले सकता है, जो भी वैकेंट है, क्योंकि उसकी रैंक सबसे अच्छी है तो वो डेफिनेटली सबसे पहले जा रहा होगा। देन उसके बाद 1 बाय 1 ये प्रोसेस चल रहा होता है। अब डिपेंड करता है कितनी सीट उधर वैकेंट है और एक बच्चा कितना टाइम ले रहा है। बोलने को तो उन्होंने बोला हुआ है कि एक बच्चे को ये 5 मिनट देते हैं, लेकिन एक बच्चा यहाँ पे 20-20 मिनट भी खर्च कर रहा होता है। देन उसी तरीके से सभी बच्चों का काम आगे बढ़ रहा होता है, तो कुछ नहीं पता रहता कि कितना डिले इधर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ के चलना कि टाइम वहां लग सकता है, ये पेशेंसफुली आप जाना। यदि आप इस गेम में प्ले करना चाहते हो तो आपको पूरा पेशेंस रखना होगा, तभी आप उधर कुछ ना कुछ हासिल कर पाओगे।
अदरवाइज जाने का कोई सेंस नहीं है। आप 2 घंटे बाद सोचते हो कि वहां से काम करा के मैं निकल लूंगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है उस चीज की। और यहाँ पे आप जा रहे हो, देखिए मैं अभी आपको सीट वैकेंसीज का लिस्ट दिखाऊंगा, देन आपको आइडिया लगेगा कि सीट्स काफी भर भर के हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पे यानी कि अपेयर होने वाले हैं। इवन कल के दिन SC ST वाले बच्चों को 10-10 11-11 लाख रैंक पर एडमिशन देखने को मिला था। ठीक है, यहाँ पे जाना बिल्कुल वर्थ इट है। जो बच्चे जाएंगे जरूर से कुछ ना कुछ लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग, मैंने टाइम को बता दिया कि बहुत देर रात तक चल रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा और आप इधर ये सुन के रुक जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी रैंक अच्छी है, ठीक ठाक आपकी रैंक है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको इधर कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। तो ये 2 कैटेगरी है जिनको आज जाना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी बच्चे हैं जनरल आउटसाइड दिल्ली के या फिर जनरल दिल्ली रीजन के, जनरल वाले बच्चों का 31st से ही हो रहा होगा, चाहे फिर आप आउटसाइड से हो। और जो दिल्ली रीजन वाले हैं उनको यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है 3 कैटेगरी में, जिसमें आपका 1.5 लाख से जितने भी बच्चे नीचे रैंक लेके बैठे हुए हैं, जिनकी रैंक 1-1.5 लाख से कम है, वो बच्चे 31st को जा रहे होंगे 12 से 1 PM। देन उसके बाद जनरल कैटेगरी वाले जितने भी दिल्ली रीजन के बच्चे 1.5 लाख रैंक से 3 लाख रैंक के बीच में जो बच्चे आ रहे होंगे, उनको 1 अगस्त को जाना होगा। टाइमिंग आपका 8 to 9 AM। देन उसके बाद जितने भी बच्चे 3 लाख से जिनका ज्यादा रैंक है, ठीक है, उन सभी बच्चों को यहाँ पे जाना पड़ेगा 1 अगस्त को। अब ये जो आपको देखने को मिल रहा होगा 3 लाख से ज्यादा रैंक है, लेकिन इन बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। मैं आपको भी बताऊंगा किस तरीके से इन्हें बेनिफिट मिल रहा होता है। और इससे भी ज्यादा कई बेनिफिट इन बच्चों को मिल रहा होता है जो यहाँ पे ये 1 अगस्त को 1.5 से 3 लाख रैंक के बीच वाले बच्चे होते हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिट इन्हें मिलता है। ठीक है, उसके बाद भी जो सीटें बचती हैं देन उनको दे दी जाती है, लेकिन जो ये बीच वाली कैटेगरी है इनको बेनिफिट किस तरीके से मिल रहा होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जनरल वाले बच्चों के लिए देखिए बेनिफिट तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, इधर आउटसाइड दिल्ली वालों को भी बेनिफिट खूब मिलेगा, और इधर जो दिल्ली रीजन के जितने भी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं इनको भी भर भर के बेनिफिट मिलता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है वो एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ। जो मेन रीजन रहता है इनके लिए वो रहता है जो भी बच्चे इधर प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। अभी सपोज करो आज के दिन आपका ये राउंड चला था 29 को चला था, आज 30 को भी चल रहा होगा। अब इसमें क्या होगा, जो भी सीट वैकेंट रह जाएंगी, ठीक है, अभी सपोज करो सीटें फुल नहीं हो पाई, कोई भी बच्चा है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए जो सीटें थी वो नहीं जा पाए, या किसी भी अदर कैटेगरी के लिए सीट अवेलेबल है आज, जैसे कि आप देख सकते हो जिन बच्चों को आज जाना रहेगा 30 को, ओबीसी कैटेगरी दिल्ली रीजन वाले या ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, इधर सीट वैकेंट रहती है तो वो सीट जनरल वाले बच्चों को कन्वर्ट करके दे दी जाएंगी। देन उधर उनका बेनिफिट उनको मिल रहा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, और बाकी मैं जो भी प्रोसेस है वो आपको बताता रहता हूँ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीट वैकेंसीज की, कितनी सीट आप लोगों के लिए अवेलेबल है उनके अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। देखिए इधर आप देखने को मिलेगा, तो इधर जो आपका IIIT दिल्ली है इधर तो कोई सीट वैकेंट थी नहीं, सिर्फ 2 सीट वैकेंट थी। एक आपका कश्मीरी माइग्रेंट के लिए और एक आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो कि आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे थे उनके लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी VLSI है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रो व्हीकल वाला ब्रांच, ये एक सीट वैकेंट बची थी जो कि ऑलरेडी जा चुकी है। देन अब आपके पास जो भी अब यहाँ पे एक सीन बचा हुआ है, ठीक है। अब जो बच्चे आज जाने वाले हैं उनके लिए क्या क्या मिलने वाला है उसके लिए हम बात कर लेते हैं। देखिए DTU में सीटें भर भर कर बची हुई है, कोई भी दिक्कत नहीं है सीटों में। जितने भी बच्चे आज जाएंगे ओबीसी दिल्ली और ईडब्ल्यूएस दिल्ली वाले, उनके लिए देखिए मैं बता देता हूँ। ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हो 10 सीट आपको इधर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। 10 सीट आप सिविल इंजीनियरिंग में टारगेट कर सकते हो इजीली। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 10 सीट, जो बच्चे सिविल में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए यहाँ पे काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो बच्चे इधर जा सकते हैं। अब एग्जैक्ट रैंक क्या होना चाहिए ये बता पाना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे जो बच्चे जा रहे हैं उससे ही आपका जो भी है फाइट होती है। उधर जो बच्चे जा रहे हैं उनसे जितनी भी आपकी अच्छी रैंक होगी उतना ही आपको बेटर उधर बेनिफिट मिल रहा होता है। अब हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट वहां किस रैंक को लेके बच्चा पहुंच रहा है, लेकिन आप मान के चलिए जो 5th राउंड का कट ऑफ था, एक बार आप 5th राउंड का कट ऑफ देख जाना, ठीक है। 5th राउंड का जो भी कट ऑफ था आपका, उससे यदि आप लोगों की रैंक 10,000 भी ज्यादा है, ठीक है, 10,000 रैंक भी आपकी ज्यादा है तब भी आप उधर जाना आपके चांसेस बनते हैं। 20,000 रैंक भी ज्यादा है तब भी आपको जाना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब ये रैंक आपका 1.5 लाख 2 लाख जो भी हो आपको उधर जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे आप ये चीज अज्यूम नहीं कर सकते कि वहां पे एग्जैक्टली जो बच्चा पहुंचा हुआ वो किस रैंक को लेके गया है, ठीक है। अब जो कट ऑफ उधर गया है 5th राउंड का, हो सकता है कि वो लास्ट बच्चा हो या उसके बाद सिर्फ 2 से 3 बच्चे और हों जिन्होंने उधर पार्टिसिपेट किया हो जो उस सीट के लिए क्लेम कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, या फिर जो भी अच्छी रैंक वाले बच्चे थे वो किसी अनदर आपके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके अपना सीट होल्ड कर चुके होंगे। तो बहुत सारी कहानी हो सकती है, आपको जाना चाहिए। जाने में आपका थोड़ा बहुत टाइम खर्च होगा, पैसा खर्च होगा, लेकिन उधर यदि आपको गलती से भी एडमिशन मिल जाता है देन आपकी लाइफ सेट है। ये चीज आप लोग समझिए, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इधर
सीट आप लोगों के लिए बिल्कुल कमी नहीं है, भर भर के सीट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। इधर आप देख सकते हो एनवायरमेंटल में आपके लिए कितनी सीट्स हैं यहाँ पे दिख रही होंगी, ये भी आप देख सकते हो। एनवायरमेंटल वाले बच्चों के लिए 6 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए, ठीक है। उसी के साथ साथ प्रोडक्शन वाले बच्चों के लिए 3 सीट इधर अवेलेबल है। देन अब बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी वाले बच्चे जो कि 31st को जा रहे होंगे, उनके लिए आप देख सकते हो आप 18 सीट रिजर्व, ठीक है, 18 सीट वैकेंट है एनवायरमेंटल के लिए। देन उसके अलावा 2 सीट्स आपको बायोटेक्नोलॉजी के लिए दिख जाएंगी। उसके अलावा और थोड़ा नीचे चलोगे, ठीक है, जनरल जितने भी यहाँ पे सिंगल गर्ल चाइल्ड है उनके लिए, जनरल वाले बच्चों के लिए प्रोडक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा डीटीयू में। इधर आपको ओबीसी वाले बच्चे जितने भी दिल्ली सॉरी ओबीसी वाले बच्चे हैं जिनका सब कैटेगरी यहाँ पे डिफेंस है, ठीक है, जिनका भी सब कैटेगरी डिफेंस है, एक सीट आपको देखने को मिल जाएगा एनवायरमेंटल में। और एनवायरमेंटल में ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे जितने भी हैं, ठीक है, ओबीसी जनरल उनका जो भी ओबीसी कैटेगरी है, सब कैटेगरी जनरल है, दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए एनवायरमेंटल में 7 सीट अवेलेबल है। इधर आप और नीचे चलोगे, ठीक है, देखिए 12 सीट इधर जनरल कैटेगरी वाले बच्चे जितने भी आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे हैं 31st को जाएंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टारगेट कर सकते हो, 12 सीट वैकेंट है। आप आइडिया नहीं लगा सकते कि इतनी सीट वैकेंट होती है, और जो बच्चा उधर जा रहा होगा कहीं ना कहीं उसकी रैंक भी उतनी अच्छी नहीं होगी जितना आप सोच रहे हो सकता है कि उसकी रैंक आपसे बहुत ज्यादा खराब हो, तभी वो उधर जा रहा है स्पोर्ट के लिए, वो भी अपना लक आजमाने जा रहा हो। लेकिन आप लोग घर से निकलोगे ही नहीं तो फिर आप कैसे उधर कोई भी कॉलेज ढूंढोगे, आपके चांसेस जीरो रहेंगे। लेकिन आप उधर जाते हो एटलीस्ट आपका 1% चांस भी है, तब भी आपको वो 1% कंसिडर करना चाहिए। क्या पता वो 1% ही आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में लेके जाए। हम जो बच्चे बहुत ज्यादा दूर से आ रहे हैं, जिनको ट्रेवल करने में ज्यादा ही दिक्कत है, ना ही कोई टिकट है, ट्रांसपोर्टेशन इतना है कि उनको 2-2 3 दिन सफर करना है, देन वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जिनका टाइमिंग 6 से 7 8 10 घंटे में भी वो यहाँ तक आ सकते हैं, देन उनको आना चाहिए। फिर आपका रैंक चाहे 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, तब भी आप इधर आइए। यदि आपको कैटेगरी रिजर्वेशन है तो देन आपको फिर तो और भी लो कैटेगरी वाले बच्चों को भी आना चाहिए। ये बात आप लोग समझिए, ठीक है। आज ही आपके पास ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों के पास मौका है, देन कल से आपका जनरल कैटेगरी का स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं ओबीसी वाले बच्चे हैं वो प्लीज इस चांस को मत जाने दीजिए, अदरवाइज क्या है कि आपकी सीट फिर जनरल वाले बच्चे लेके चले जाएंगे। अब मैं जनरल वाले बच्चों के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उन्हें नहीं मिलना चाहिए, जो उनके लिए सीट अवेलेबल है बिल्कुल उन्हें भी मिलना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। सीट्स की कमी नहीं है, आप देख सकते हो एनएचयूटी में देख लो, भर भर के सीट्स इधर अवेलेबल पड़ी हुई है। इधर देखो 10 14 17 इस तरीके के सीट आपको देखने को मिल जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी में इधर आप देखोगे जनरल कैटेगरी के लिए 14 सीटें, देन आप देखोगे सिविल इंजीनियरिंग के लिए 17 सीट एनएसयूटी में बची हुई है जनरल कैंडिडेट के लिए। जो बच्चे सिविल को टारगेट कर रहे हैं, कौन कहता है कि उनको एनएसयूटी में सीट नहीं मिलेगा? भाई 17 सीट्स अवेलेबल है, सीट कम नहीं है, आप बात को समझिए, ठीक है। 17 सीट बहुत होती है, टोटल सीट कितनी होंगी सिविल के पास, और पूरा 5th राउंड तक काउंसलिंग प्रोसेस चला है, इसके बाद भी ये सीट वैकेंट बचती है। तो आप समझिए बात को, 5 राउंड में जो सीट नहीं भर पाई, बड़े आराम से घर बैठ के इन सीटों को ले सकते था जो बच्चा, ठीक है, जस्ट चॉइस फिलिंग के थ्रू ये सीट उन्हें मिल सकती थी, वो सीट नहीं भर पाई। तो आप सोचिए कि इधर आपको एडमिशन मिलने का कितना चांस बनता है। उधर देख सकते हो 17 सीट इधर आपके लिए जियो इन्फॉर्मेटिक्स की अवेलेबल है। जो बच्चे जस्ट एंट्री चाहते हैं कि उन्हें एनएसयूटी में एंट्री मिल जाए, तो वो इन ब्रांच को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे और भी सीट्स आप देख सकते हो, भर भर के सीट्स हैं, 2 3 6 5 4 9 10 इस तरीके से सीट बची हुई है। एनएसयूटी में सीटों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा सीट्स इस बार एनएसयूटी में वैकेंट मिलेंगी। आप देखो इधर एसटी वाले जनरल कैटेगरी के जो बच्चे 4 4 सीट इधर अवेलेबल थी, लेकिन इनका अब ऑलरेडी हो चुका है, तो इनके लिए बात करने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए आईजीटीटीडब्ल्यू में जो गर्ल्स कैंडिडेट है देख सकते हो, इधर जनरल कैटेगरी के लिए 10 सीट अवेलेबल है। एमएई, ठीक है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में 10 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब आप सोचिए जो सीट इधर नहीं फिल हो पा रही है 5th राउंड तक भी, तो ये सीट आपको मिलेंगी या नहीं? तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जो भी गर्ल्स कैंडिडेट है उनको तो 4 लाख रैंक तक भी उधर जाना चाहिए, आपको एंट्री मिलेगा, ठीक है। और भी देख सकते हो सीट बहुत अवेलेबल है, 8 सीट 6 सीट इस तरीके से देख सकते हो जनरल कैंडिडेट के लिए। ये आउटसाइड वाले बच्चों के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आप देख सकते हो, ठीक है। ईसीई और ईसीई विद एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आप लोगों को इधर, ठीक है, कितनी सीट देखने को मिल रही है? 8 सीट, और 6 सीट इधर सॉरी 4 सीट आप लोगों को ईसीई में देखने को मिल रही है, जो भी आउटसाइड दिल्ली से जनरल कैंडिडेट है। तो सीट्स की कमी नहीं है, ये बात आप समझिए इस बात को। इधर भी देख सकते हो 3 3 2 इस तरीके से बहुत सीटें बची हुई हैं। तो मैं आप लोगों को यही सजेशन करूंगा कि आप लोग उधर जाइए, प्लीज एक बार आप जरूर ट्राई तो कीजिए एटलीस्ट, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, एक गर्ल्स है, ठीक है, जो कि जिन्होंने हमारा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, जो कि हमारा पेड काउंसलिंग का एक पार्ट है।
उन्होंने एक सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए ट्राई किया, जो कि आपका कल हो चुका है। अगेन अब वो कल जनरल कैंडिडेट के लिए भी जाने वाले हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए बेनिफिट है, उनको उधर कुछ नहीं मिला है तो वो जनरल कैंडिडेट के भी अंदर भी कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, अब जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली जाना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि यार इतनी दूर से ट्रैवल करके आऊंगा, एग्जैक्ट कोई भी मेरे पास गाइडेंस नहीं है, तो उसके लिए हमारा गाइडेंस सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। 9 स्टार अकेडमी का जो काउंसलिंग सपोर्ट है, इधर आप एनरोल करते हो तो डेफिनेटली आपकी पूरी हेल्प हो रही होगी। इधर हम लोग आपका ऐसा नहीं है कि इधर आपका जस्ट ये जो भी स्पोर्ट राउंड चल रहा है इसमें आपको हम हेल्प करेंगे। इधर जितने भी आपके काउंसलिंग है, फिर चाहे आप लोग जेक दिल्ली का स्पोर्ट तो आप चल ही रहा है, इसके अलावा आपका जो भी आईपीयू का स्पोर्ट राउंड अभी बचा हुआ है, उधर आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम है, देन उसके बाद अभी सीसैप का अभी जस्ट कुछ घंटे बाद आप लोगों के लिए सीट वैकेंसीज का लिस्ट आ जाएगा। सीसैप में जो बच्चे इंटरेस्टेड है उनके लिए भी हमारा फुली सपोर्ट रहेगा। देन उसके अलावा जितने भी अदर स्टेट के काउंसलिंग चल रहे हैं या आने वाले हैं, उन सभी के लिए आपको फुल सपोर्ट रहेगा। और ये सब कुछ आपको सिंगल प्राइस में मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक काउंसलिंग के लिए अलग चार्ज करना रहेगा। जस्ट 699 में आपको जितनी भी काउंसलिंग है सभी का एक्सेस मिल जाएगा। ये 699 आपको किस तरीके से पे करना है, काउंसलिंग सपोर्ट के लिए कैसे एनरोल करना है, उसका प्रोसेस भी सिंपल है। आप जैसे ही किसी भी वीडियो पे जाओगे या फिर ये वीडियो भी आप देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी लिंक पिन है, ठीक है। उसके थ्रू आप इजीली हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। वहां पे कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी रहेंगी, देन आपकी डिटेल जैसे ही हमारे पास आती है हम आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे। विद इन 20 या 30 मिनट्स में हम आपको कॉल बैक करके कंप्लीटली सजेस्ट कर रहे होंगे। उसके बाद भी 24/7 कॉल सपोर्ट रहता है। कोई भी प्रॉब्लम आता है देन आप तुरंत कॉल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ऑफिस टाइम पे ही आपका कॉल यहाँ पे पिक किया जाएगा। आप एनी टाइम कॉल करोगे, कॉल रिसीव होगा, देन आपको कंप्लीट तरीके से गाइड किया जाएगा।